कड़कती ठंड से पूरा गांव थर्रा रहा था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन से चिपक गया हो। पेड़ों की शाखाएं जैसे कांप रही हों और नदी का पानी धीरे धीरे जम रहा हो। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा मोहन। झोपड़ी के अंदर आग लगभग बुझ चुकी थी। लकड़ियां सिसकती हुई राख में बदल रही थीं। सीता पुराने कंबल में मोहन को लपेटे बैठी थी। उसकी आंखें डर और चिंता से बड़ी बड़ी हो रही थीं। सीता, भगवान जाने ये ठंड कब जाएगी। कितना सर्दी है आज। मोहन ने कांपते हुए मम्मी की बाहों में सिर दबा लिया। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है। तभी ठक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामू तुरंत उठ बैठा। उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। अभी कौन इस ठंड में? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज और परेशान करने वाली। मोहन डरकर सीता से चिपक गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज और परेशान करने वाली। मोहन डरकर सीता से चिपक गया। पापा कौन है? उसने रोते हुए पूछा। सीता ने रामू का हाथ पकड़ा। आंखों में डर और चिंता थी। रामू, सावधान रहो, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। रामू ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर खड़ा आदमी, फटे कपड़े पहने, पैर खून से सने और चेहरा आधा ढका हुआ, जैसे बुरी तरह घायल हो। आदमी कमज़ोर, सिसकती आवाज़ में, मुझे बस आज की रात शरण दे दो। रामू ने कुछ पल सोचा। ठंड, डर और इंसानियत तीनों आमने सामने खड़े थे। सीता, क्या तुम्हें लगता है हमें मदद करनी चाहिए? रामू ने धीमे स्वर में पूछा। रामू, कोई भी इंसान इस ठंड में बाहर नहीं रह सकता। अंदर लाओ, बस आग के पास बैठाओ। भगवान ने हमें इंसानियत दी है, डर क्यों? ठीक है, अंदर आ जाओ। अजनबी धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम के साथ उसकी ताकत जवाब दे रही हो। ठंडी हवा के झोंके झोपड़ी के टूटे दरवाजे से भीतर घुस रहे थे और उसके कपड़े भीगी हुई लकड़ियों जैसी बदबू से भरे थे। रामू ने आग में और लकड़ियां डाली। लपटें अचानक ऊंची उठीं और रोशनी में उस आदमी का चेहरा थोड़ा साफ दिखा। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अजीब सी घबराहट और डर झलक रहा था। सीता ने जल्दी से थोड़ा गर्म पानी रखा। सीता धीमे स्वर में, डर और करुणा के मिश्रण में, पहले ये पी लो, ठंड से हालत खराब है तुम्हारी, थोड़ा आराम मिलेगा। आदमी ने कांपते हाथों से कटोरा पकड़ा। उसके हाथों पर पुराने जख्मों के निशान थे और कुछ जगहों पर सूखा खून भी दिखाई दे रहा था। मोहन चुपचाप उसे देख रहा था, आंखें चौड़ी हुई थीं। मोहन, काका, आपको चोट कैसे लगी? आदमी ने मोहन की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं और वो कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द रुक गए। आदमी बहुत धीमी, हिचकिचाती आवाज में, कुछ सवाल रात में नहीं पूछते बेटा, कुछ बातें जानने से खतरा बढ़ जाता है। झोपड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ आग की फड़कती लपटों की आवाज और बाहर की ठंडी हवा का हौले हौले सरसराना सुनाई दे रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सीता मोहन को कसकर अपने पास खींचे रही और रामू आंखें फर्श की ओर टिकाए खड़ा था। थोड़ी देर बाद रामू ने हिम्मत करके पूछा। रामू, भाई, आपका नाम क्या है? और इस हाल में, इस वक्त आप यहाँ कैसे पहुँचे? आदमी ने सिर झुका लिया। लहजे में थकान और डर दोनों झलक रहे थे। आदमी, नाम जानने से मुसीबत बढ़ जाती है, बस इतना समझ लो। सुबह होने से पहले मुझे यहाँ से चला जाना होगा। सीता और रामू एक दूसरे की ओर देखने लगे। सीता, इतनी ठंड में, घायल हालत में बाहर कैसे जाओगे? यहाँ से निकलना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। आदमी ने आग की लपटों को घूरते हुए कहा। अगर मैं रुका तो सिर्फ मेरी नहीं, तुम सबकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। समझ रहे हो? ये सिर्फ ठंड या घायल होना नहीं है, कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। रामू की रूह कांप गई।
मोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बाहर अचानक तेज हवा चली। झोपड़ी की दीवारें चरमराने लगी और दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। और उसी पल दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, तेज और लगातार, जैसे कोई गांव में किसी को खोज रहा हो, किसी का पीछा कर रहा हो। अजनबी ने झट से सिर उठा लिया। उसकी आंखों में भय और सतर्कता दोनों थे। आदमी घबराकर, वो आ गए हैं और अगर उन्होंने मुझे यहाँ पा लिया तो कोई भी नहीं बचेगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन आ गए हैं? आवाज कांप रही थी। अजनबी धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन चोट के कारण वह लड़खड़ा गया। सीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बैठाया। सीता, पहले ठीक से बैठिए। आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते। अगर चोट लगी है तो आगे की हरकत खतरनाक हो सकती है। अजनबी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में गंभीरता और डर दोनों झलक रहे थे। आवाज में थकान थी, लेकिन सख्ती भी थी। अजनबी, अगर वो लोग मुझे यहाँ पा गए तो इस झोपड़ी का नामो निशान भी नहीं बचेगा। तुम सबको भी खतरे में डाल दूंगा और मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। तभी धड़ाम, झोपड़ी के बाहर किसी ने लाठी जमीन पर घुमाई। कुत्तों की भौंकने की आवाज और तेज हो गई। एक भारी डरावनी आवाज गूंजती है। यहाँ किसी ने किसी अजनबी को देखा है क्या? रामू का गला सूख गया। सीता ने मोहन को कसकर अपनी बाहों में लिया। मोहन की आंखें बड़ी और डरावनी हो गई थीं। अजनबी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम बस कहना, यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर फिर से आवाज पड़ी। दरवाजा खोलो। रामू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। दरवाजा थोड़ा खोला। बाहर 4 से 5 आदमी खड़े थे, हाथों में लाठियां, आंखों में नफरत। उनमें से एक आदमी रामू की ओर तीखी नजर से घूरते हुए बोला, आज रात कोई घायल आदमी इधर से गुजरा है। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कहा। आदमी ने रामू को घूरते हुए कुछ देर देखा, फिर उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। अगर झूठ बोला तो अंजाम बुरा होगा, समझ गए? रामू ने सिर हिलाया। वे लोग कुछ कदम आगे बढ़े, दरवाजे की ओर झांके, फिर धीरे धीरे कुत्तों की आवाज के साथ दूर चले गए। दरवाजा बंद होते ही झोपड़ी में सन्नाटा और भी घना हो गया। अजनबी जमीन पर बैठ गया। शरीर से थकान और डर झलक रहा था। अजनबी, आज तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। अगर तुमने झूठ ना बोला होता तो मैं शायद। अब तो खतरा टल गया है। बताओ भाई, आखिर तुम हो कौन? क्यों इतने समय तक छुपे रहे और क्यों कोई भी तुम्हें ढूंढ रहा था? अजनबी कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे की हल्की धड़कन और सांसों की आवाज सब कुछ डर और थकावट का संकेत दे रही थी। फिर उसने अपने चेहरे से कपड़ा धीरे धीरे की आंखें फैल गईं। सीता, हे भगवान! उस आदमी का चेहरा जख्मों से भरा था। चेहरे के हर निशान में दर्द, पीड़ा और वर्षों का संघर्ष छलक रहा था। लेकिन कुछ और भी था, एक अजीब सी पहचान जो सीता को चौंका गई। अजनबी, मेरा नाम शंकर है। रामू की आंखें फैल गईं। रामू, शंकर? लेकिन गांव में तो शंकर को पिछले साल मरा हुआ बताया गया था। हाँ, गांव वालों के लिए मैं मर चुका हूँ, लेकिन सच तो सच होता है। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। मैं कभी इस गांव का ही रहने वाला था, गरीब लेकिन ईमानदार। कुछ ताकतवर लोग जो अपने कामों को छुपाना चाहते थे, उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। मुझे बुरी तरह पीटा गया और नदी में फेंक दिया गया ताकि सबको लगे कि मैं मर गया। शंकर ने आगे बताया, लेकिन किस्मत ने मुझे जिंदा रखा। मैं बच गया। लेकिन अब मेरा एक ही मकसद है, सच को सबके सामने लाना। लेकिन वे लोग नहीं चाहते कि सच सामने आए, और अगर मैं पकड़ में आ गया तो शायद मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इतनी ठंड में, इतनी रात को तुम बाहर कैसे जाओगे? दिन निकलना ही सबसे बड़ा खतरा है। वे लोग सूरज निकलने के साथ ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, इसलिए मुझे अभी बाहर निकलना होगा और तुम सब बस सुरक्षित रहो। और वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। रामू, सीता और मोहन चुपचाप खड़े रहे, दरवाजे से बाहर जाने वाली उसकी परछाई को देखते हुए। बाहर हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी
और रामू को अब भी नहीं पता था कि सुबह होते ही उसे एक ऐसा सच मिलेगा जो पूरे गांव की नींव हिला देगा। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के अंदर फैल चुकी थी। रोशनी की किरणें टूटे फटे झोपड़ी के छोटे छोटे खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। ठंड अब भी थी, पर रात की भयभीत खामोशी जैसे पीछे छूट गई थी। झोपड़ी के अंदर केवल लकड़ियों की हल्की भभकती आग और फर्श पर पड़े धुंधले धब्बे ही बाकी रह गए थे। रामू, सीता और मोहन तीनों चुपचाप बैठे थे। रामू की आंखें लगातार दरवाजे की ओर टिक रही थीं। शंकर जा चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का असर अभी भी उनके मन में गहरा था। इसी बीच बाहर शोर मच गया। किसी ने चिल्लाया, अरे सुनो, नदी के किनारे एक लाश मिली है। पूरा गांव धीरे धीरे नदी के किनारे इकट्ठा हो गया। रामू, सीता और मोहन भी वहां पहुंचे। नदी का किनारा ठंड और कोहरे में ढका था और पानी की हल्की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। नदी किनारे एक आदमी मरा पड़ा था। चेहरा शांत था, वही कपड़े, वही जख्म। गांव के लोग धीरे धीरे लाश के पास इकट्ठा हुए। लगता है कोई अजनबी है, रात की ठंड में मर गया होगा, किसी ने कहा, लेकिन रामू जानता था वो अजनबी नहीं था। वो शंकर था, उसका ही गांव वाला जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। उसी समय प्रधान वहां आया। चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें भय और शर्मिंदगी से फटी हुई थीं। ये शंकर है जिसे तुम लोगों ने मरा हुआ बताया था। गांव में हड़कंप मच गया। शंकर? सच में? वो जीवित थे? प्रधान कांपने लगा। उसका चेहरा डर और शर्मिंदगी से सफेद हो गया था। सारे झूठ और चालाकियों का पर्दाफाश अब हो चुका था। शंकर की कहानी धीरे धीरे गांव के लोगों तक पहुंची। कुछ ही दिनों में सारे दोषियों को सजा मिली।